सो हम अपनी क्लास चालू करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख तथ्य भाग 6। ठीक है। सो आज की ये जो क्लास है इसमें मैं आपको मध्य प्रदेश का प्रथम एवं सर्वाधिक ये टॉपिक हम उठाए हैं। इसमें मध्य प्रदेश का प्रथम या मध्य प्रदेश में जो चीज प्रथम है या सर्वाधिक है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है या पहले नंबर पे है, वो हम आज इसमें समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें मध्य प्रदेश के प्रथम और सर्वाधिक में हैं। ठीक है। आप पॉइंट्स को नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इसका एक मैं टेस्ट लेने वाला हूं संडे के दिन, तो आप इनको बिल्कुल तैयार करें। जितना मैंने अभी तक पूरा पढ़ाया है 6 दिनों के अंदर उन सभी को आप तैयार करें। ठीक है। सो सबसे पहले मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है आपका, जो कि सागर में स्थित है और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी ऐसा विश्वविद्यालय जिसको सेंट्रल से मान्यता मिली है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपका, तो वो कौन सा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, वो भी यही है आपका। और इसको 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता मिली थी। ठीक है। 2009 से पहले ये स्टेट यूनिवर्सिटी था, अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुका है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि 2009 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता मिली थी। और ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी है और मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। ये दोनों ही जो है आपके रिकॉर्ड इसी विश्वविद्यालय के नाम पर है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मध्य प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना होगा। यहाँ पे महिला लिखना भूल गए हैं आपका। पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पे स्थापित किया गया है? भोपाल में स्थापित किया गया था आपका। मध्य प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना भोपाल में स्थापित किया गया था। आप इसको महिला लिख लेना इसमें, जो अगर आप पॉइंट लिखें तो मध्य प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना जो है भोपाल में स्थापित किया गया था। तो ये आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। इनमें से क्वेश्चन बनते हो। अभी आजकल फिलहाल जो है एमपी पुलिस की कई सारे बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो ये पुलिस थाने और पुलिस से रिलेटेड फैक्ट तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना। पहला मेट्रो थाना आपका हबीबगंज स्टेशन, ये भी भोपाल में ही स्थित है आपका। हबीबगंज स्टेशन भोपाल में स्थित है और वहीं पर आपका मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना भी स्थित है। तो ये भी एक पुलिस थाने से ही संबंधित फैक्ट है आपका, काफी इंपोर्टेंट है जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और वैसे भी काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका ये। सो मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना कहाँ पे स्थित है आपका? भोपाल में स्थित है। भोपाल के भी हबीबगंज स्टेशन पर जो मेट्रो जो थाना है वो मेट्रो थाने है आपका। एक और क्वेश्चन मध्य प्रदेश थाना से संबंधित या पुलिस विभाग से संबंधित, मध्य प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणित थाना। ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है आपका। मध्य प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस थाना या पुलिस ऑफिस कौन सा है आपका? देवास में स्थित है आपका। ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस थाना ये देवास में स्थित है। ठीक है। देवास का जो थाना है वो पहला मध्य प्रदेश का आईएसओ प्रमाणित थाना है आपका। ठीक है। तो ये आईएसओ प्रमाणीकरण दिया जाता है अलग अलग संस्थाओं को, उनकी क्वालिटी के आधार पर वो जैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस सर्विस की क्वालिटी के आधार पर संस्थाओं को आईएसओ प्रमाणीकरण प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसा जो है आपका मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश में पहला पुलिस थाना है जिसको आईएसओ प्रमाणीकरण मिला हुआ है वो देवास में स्थित है। ठीक है। सो आप ये मैंने कुछ फैक्ट बताए हैं इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित, आप इनको जो है नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी का इनमें से कोई क्वेश्चन हो, ये 4-5 मैंने फैक्ट बताए, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। और क्लास का थोड़ा ध्यान रखा करें, 8 बजे की क्लास है तो 8:05 तक मैक्सिमम आप एंटर कर जाएं, क्योंकि बीच बीच में एडमिट करने में थोड़ा परेशानी होती है ना। तो आप जो है 8:05 तक मैक्सिमम एंटर कर जाएं क्लास में।
आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। अब मध्य प्रदेश का प्रथम एवं सर्वाधिक, यही आपके फैक्ट चल रहे हैं। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? आपका भोपाल में स्थित है और इसका नाम है राजा भोज हवाई अड्डा। ये भी आपको नाम याद रखना है कि कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है। सो मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? भोपाल में स्थित है। हालांकि मैं आपको पूरा मध्य प्रदेश में परिवहन करके एक चैप्टर में आपको बताऊंगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के सारे साधनों के संबंध में बताऊंगा, वहां पे हमें ये सब पढ़ने को मिलेगा। अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल 5 हवाई अड्डे हैं वर्तमान समय में, जो कि 5 हवाई अड्डे कार्यरत हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, जिसमें भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, खजुराहो है। ऐसे आपके टोटल, एक आपका ग्वालियर में स्थित है। तो ऐसे टोटल आपका 5 हवाई अड्डे मध्य प्रदेश के अंदर हैं, 5 एयरपोर्ट हैं, ठीक है, जिनमें से 2 एयरपोर्ट आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश में, एक आपका भोपाल का और एक इंदौर का। ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और इनमें से भी भोपाल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिसका नाम राजा भोज हवाई अड्डा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आगे अपन इसको और पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबसे पहला कौन सा है? हालांकि अब तो मध्य प्रदेश में कई सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पहले की बात चल रही है और पहला कौन सा है? आपका इंदौर है। इंदौर को मध्य प्रदेश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया था। अब ये होता क्या है आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र? विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है गवर्नमेंट जिस भी जिले को या जिस भी कस्बे को, शहर को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित करती है, वहां पर व्यापार से संबंधित कई एक्स्ट्रा जो है पॉलिसीज लागू की जाती हैं, व्यापार को आसान बनाया जाता है। और तो मध्य प्रदेश में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, इसको सेज बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान। सो मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान कहां पे स्थित है? आपका फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान है। ये मंडला डिडोई सीमा पर स्थित है आपका फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान। फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित और भी फैक्ट हैं आपके, जैसे फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान से मतलब है नेशनल पार्क। तो जो फॉजिल नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जो कि मंडला डिडोई सीमा पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान जो है स्थापित किया गया है। जीवाश्म उद्यान यानी कि यहाँ पर जो जीव जंतु हैं, प्राचीन जीव जंतु हैं, उनकी जो है अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। तो ये मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैंने पहले भी बताया था। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जड़ी बूटी बैंक, ठीक है। ये जड़ी बूटी बैंक कहां पे स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश की पहली पचमढ़ी में स्थापित की गई है। पचमढ़ी कहां पे आता है? आपका होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है पचमढ़ी। तो मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है पचमढ़ी में स्थापित किया गया है और पचमढ़ी होशंगाबाद में है। मैंने पचमढ़ी से संबंधित पहले भी कई सारे फैक्ट बताए हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में से है जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। कई तरह के क्वेश्चन है पचमढ़ी से आपके कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व है आपका पचमढ़ी के अंदर। पचमढ़ी आपका पर्यटन की दृष्टि से सबसे अच्छी जगह है। मध्य प्रदेश का जो है पर्यटकों का स्वर्ग बोला जाता है। जो धूपगढ़ की चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी पचमढ़ी में ही स्थित है। तो ऐसे कई सारे फैक्ट आपको पचमढ़ी से संबंधित हैं जो अपने को आगे भी पढ़ने को मिलेंगे। तो अभी आपको याद में रखना है कि मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहां पर स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें। मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो किसको घोषित किया गया था? किस नेशनल पार्क को घोषित किया गया है? आपका कान्हा किसली को।
ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। कान्हा किसली, अभी मैंने आपको फोजल नेशनल पार्क के संबंध में बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जबकि कान्हा किसली की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये आपको इसके संबंध में ध्यान में रखना है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में चल रहा था टाइगर्स के संरक्षण के लिए, ठीक है, तो ये इसके टाइगर्स के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसमें जो है कुछ मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क या सेंचुरीज को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, जहां पर टाइगर्स का संरक्षण होता है। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला नंबर आता है आपका कान्हा किसली का। यहाँ पर 1974 में कान्हा किसली को टाइगर प्रोजेक्ट में सबसे पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, कान्हा किसली से संबंधित कई सारे फैक्ट हैं आपके, जैसे मैंने ये बताया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका फैक्ट है कान्हा किसली से संबंधित। एक और फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क, ये भी आपका कान्हा किसली है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है आपका, कान्हा किसली। 1955 में जो है कान्हा किसली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, नेशनल पार्क घोषित किया गया था इनटू द 1955। ये आपको ध्यान में रखना है, 1955 में कान्हा किसली को जो है नेशनल पार्क घोषित किया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल पार्क भी कान्हा किसली को ही बनाया था, और सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल कान्हा किसली को ही किया गया था। तो ये कान्हा किसली से संबंधित कुछ फैक्ट है। मैं आपको आगे जो है जब कान्हा नेशनल पार्क बताऊंगा मध्य प्रदेश के टोटल कितने नेशनल पार्क हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, तब मैं इसके संबंध में बताऊंगा आपको डिटेल में। अभी आप इन फैक्ट को जो है नोट कर लें या इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप जो है। यदि इस स्लाइड से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। है क्या कोई क्वेश्चन? नहीं होगा। ठीक है, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। इसमें आगे नेक्स्ट बताता हूं अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मध्य प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहां पे स्थापित किया गया था आपका। मध्य प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र तो इंदौर में स्थापित किया गया था। कहां पे स्थापित किया गया था? इंदौर में। ये आपको याद में रखना है, मध्य प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, पहला समाचार पत्र मध्य प्रदेश का ये ग्वालियर समाचार के नाम से था आपका। सबसे पहले ये प्रकाशित हुआ है मध्य प्रदेश में ग्वालियर समाचार के नाम से। ठीक है, और ये 1840 में हुआ है। कब हुआ है आपका? 1840, 1840 में ग्वालियर समाचार के नाम से मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो है प्रकाशन में आया था। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए। आगे भी मैं आपको मध्य प्रदेश के समाचार पत्र, मैगजीन्स, पुस्तकें, साहित्य, इन सब के संबंध में एक अपना पूरा चैप्टर रहेगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में कितने समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ है, कब कब से हुआ है, इन सब के संबंध में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो वो एक अलग चैप्टर रहेगा। अभी तो आप पहला समाचार पत्र जो है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है? ग्वालियर समाचार है, जो कि आपका 1840 में आया था प्रकाशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विश्वविद्यालय या खेल विद्यालय कहां पे स्थापित किया गया है? सीहोर में है आपका। मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय जो है सीहोर में स्थित है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर। सो मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव मंडला, ये आपको ध्यान में रखना है। चुटका गांव मंडला में स्थित है आपका, स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर। मंडला जिला है और चुटका गांव वो स्थान है जहां पर परमाणु बिजली घर आपका स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश का पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा
ग्राम कौन सा है आपका? कस्तूरबा गांव है, बहुत इंपोर्टेंट है। और कहाँ पे पड़ता है ये आपका? इंदौर में पड़ता है। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा गांव इंदौर में पड़ता है, जिसका नाम है कस्तूरबा गांव। ठीक है, इंदौर धार की रास्ते में ये पड़ता है आपका कस्तूरबा गांव। और ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से प्रकाशित है ये गांव, ये इसकी विशेषता है। कल मैंने आपको एक फैक्ट बताया था जिसमें मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से चलने वाला टेलीफोन एक्सचेंज मैंने बताया था सबसे पहला, और वो मैंने शिवपुरी का अमोल पाठा बताया था। ये मध्य प्रदेश का पूरी तरीके से प्रथम सौर ऊर्जा गांव है आपका कस्तूरबा गांव। तो ये फैक्ट है आपके, इनको आप नोट कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप जो है। और यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अरे आवाज नहीं करो यार, ऊपर जाओ, है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय, बहुत इंपोर्टेंट है ये आपका। ग्राम न्यायालय कौन सा है आपका? तो इसमें दो आते हैं आपके, एक राज्य सरकार द्वारा जो है स्थापित किया गया है, और एक केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। तो जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है वो बेरसिया गांव भोपाल है आपका, यानी भोपाल के अंतर्गत आता है बेरसिया गांव। और ये मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय बनाया गया था, इसको ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो कानून आया था उसके तहत आपका पहला ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था, और कहां पर? बेरसिया गांव भोपाल में। ठीक है, और मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय राज्य सरकार के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, राज्य सरकार के द्वारा कहां पे स्थापित किया गया है आपका? झांतला गांव नीमच, ये आपको याद में रखना है, झांतला गांव नीमच। तो केंद्र सरकार के द्वारा बेरसिया गांव और राज्य सरकार के द्वारा झांतला गांव नीमच में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया है। ये आप फैक्ट है आपका। एक फैक्ट और भी है इससे संबंधित कि भारत का पहला राज्य जहां पे ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है वो मध्य प्रदेश है आपका। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां पर ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये आपको 3 फैक्ट मैंने बता दिए। पहला राज्य जहां पर ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश है। केंद्र सरकार के द्वारा आपका जो पहला ग्राम न्यायालय बनाया गया है वो कौन सा है आपका? बेरसिया गांव भोपाल है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसमें राज्य सरकार के द्वारा जो बनाया गया है वो कौन सा है आपका? झांतला गांव नीमच है। तो ये आपके 3 फैक्ट मैंने ग्राम न्यायालय से संबंधित बताए हैं आपको। अगला मैं फैक्ट बताता हूं इसमें आपका, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी, बहुत इंपोर्टेंट है आपकी। मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी, घोषित पर्यटन नगरी कौन सी है आपकी? शिवपुरी है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी घोषित किया गया है। इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पर पूरा एक पर्यटक ग्राम बनाया गया है आपका, टूरिस्ट विलेज जिसको बोला जाता है मध्य प्रदेश में और शिवपुरी में, और जो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी के रूप में शिवपुरी का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का प्रथम आपदा प्रबंधन केंद्र, ये भी इंपोर्टेंट है आपका। मध्य प्रदेश का प्रथम आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थापित है आपका? भोपाल में खोला गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है आपका भोपाल में है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, आपदा प्रबंधन केंद्र, जो कि अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक या मैन मेड जो डिजास्टर्स होते हैं उनमें काम करता है, जैसे आग लग जाना, भूकंप आ जाना, बाढ़ का आना, उन सबसे संबंधित जो काम होते हैं, जो राहत काम होते हैं, वो कौन करता है आपका? आपदा प्रबंधन केंद्र की सहायता से किया जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल में है। इसको भोपाल में बनाया गया है सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पे है आपका? जबलपुर में स्थित है, बहुत इंपोर्टेंट है। कल मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में जो हीरा का उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? पन्ना जिले से होता है।
और जबलपुर में रत्न परिष्कृत केंद्र। अब रत्न परिष्कृत केंद्र क्या होता है आपका, जहां पे रत्नों की घिसाई और उनको चमकाया जाता है, उनको एक आकार दिया जाता है, वो पूरा जो है आपका एक केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पर है आपका, जबलपुर में स्थित है। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। देखो किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन आता है, कहीं से भी आपका बन सकता है। मान लो क्वेश्चन बन गया कि मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी किसको घोषित किया गया है, तो 4 नाम आ जाएंगे, आपको बताना होगा। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है आपके, जो कि अलग अलग एग्जाम में आए हैं और काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। तो आप इन सभी को नोट कर लें और नोट करें, इसके साथ में स्क्रीनशॉट लें। हाँ बोलिए सर, आपने एक और फैक्ट बताया था ना, ये मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य, हाँ, मध्य वो प्रदेश भारत का कंप्लीट प्रथम नहीं राज्य। कर पाए। अरे ये जो राज्य सरकार द्वारा घोषित है, एक केंद्र सरकार द्वारा घोषित है हाँ न्यायालय। वो मैं बताया, हाँ बता देता हूँ। मैंने ये अरे बताया था, ग्राम मैंने ये बताया था कि जो भारत में सबसे पहला राज्य जहां पर ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई है, ठीक है, भारत में पहला राज्य जहां पर ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई कौन सा है, मध्य प्रदेश है आपका। ऐसे करके फैक्ट लिख लो, भारत में पहला राज्य जहां पर ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई वह मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन, है ना। कुछ और पॉइंट हैं आपके। मध्य प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे राजमार्ग कहां पर बनाया गया है आपका। तो पहले तो एक्सप्रेस हाईवे होता क्या है आपका, एक्सप्रेस हाईवे राजमार्ग जो है आपके बहुत तेज, जहां पर आपको स्पीड से गाड़ियां आप चला सको, ऐसी एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने यमुना एक्सप्रेस वे सुना होगा। ठीक है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में आपका इंदौर भोपाल राजमार्ग बनाया गया है आपका, जो कि मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे राजमार्ग है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंदौर भोपाल मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे राजमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गांजा उत्पादक जिला, ये मैंने शायद आपको 1-2 बार पहले ही बता दिया है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गांजा उत्पादक जिला कौन सा है आपका, खंडवा है। और मैंने एक और बताया था कि खंडवा को क्या बोला जाता है, गजेड़ियों का स्वर्ग भी बोला जाता है। ये भी आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है, खंडवा गजेड़ियों का स्वर्ग। ठीक है, खंडवा खरगोन पहले एक ही थे, फिर बाद में ये अलग अलग हो गए हैं। खंडवा और खरगोन अब अलग अलग हो गए, पहले एक ही जिला था ये आपका पूरा, है ना। तो इसको गजेड़ियों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ये भी मैंने आपको बताया था, भील जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। यहाँ पे बड़ी से तात्पर्य जनसंख्या में है, यानी जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है जनसंख्या के आधार पर। आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं, मैं आगे भी बताऊंगा जब हम जनजातियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जनजातियां। ठीक है, तो जनजातीय समूह का नाम आता है। अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो वो गौड़ है आपका। ये ध्यान में रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको दोनों में अंतर बता दूंगा मैं, क्या अंतर रहता है। अगर जनजातीय समूह का नाम आता है तो वो कौन सा है आपका, गौड़ जनजातीय समूह है आपका, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और अगर अकेली जनजाति की बात की जाती है तो वो कौन सा है आपका, भील है। अब इसमें अंतर क्या है आपका, इसमें अंतर ये है कि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है और जनजाति समूह कौन सा है आपका, गौड़ है। ठीक है, तो जनजाति समूह में जितनी जनजातियां और उपजातियां दोनों शामिल हो जाती हैं, तो गौड़ की कई उपजातियां भी हैं तो वो भी शामिल हो जाती हैं आपकी। और अकेली जनजाति की बात करें तो वो आपकी भील है। ठीक है, ये आपको दोनों फैक्ट याद में रखने हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है आपका, गौड़ है, जो कि दक्षिणी क्षेत्र में निवास करता है। कहां पे निवास करता है आपका, गौड़ जनजाति समूह कहां पे निवास करती है, दक्षिण में निवास करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों के संबंध में, भील और गौड़ के संबंध में। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये अभी मैंने बताया भी था आपको। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला जिले के अंतर्गत आता है।
और ये 943 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कानाकिसली है, जो कि मंडला जिले के अंदर आता है और 943 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कानाकिसली, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कानाकिसली, मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहां पे चालू किया गया है, तो कानाकिसली। ये आपको पॉइंट याद में रखना है। अच्छा, एक और है आपका कि ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हवाई पट्टी है, वो कौन सा है आपका, तो वो भी कानाकिसली है आपका। कानाकिसली में हवाई पट्टी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कानाकिसली में है, जो कि 943 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है आपका, फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने इसके संबंध में भी अभी आपको बताया था, और ये 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। ठीक है, ये 943 वर्ग किलोमीटर 943 वर्ग किलोमीटर में है आपका, और ये आपका 0.27 स्क्वायर किलोमीटर में आपको है फॉजिल नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत ही आते हैं। कानाकिसली मंडला में ही है आपका, फॉजिल भी मंडला और डिडोई की बिल्कुल सीमा पे ही स्थित है आपका। तो ये दोनों ही एक ही जगह पर स्थित है, जो कानाकिसली और फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं इसमें। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहां पर स्थित है आपका, तो सुहागपुर शहडोल में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर शहडोल। सुहागपुर आपका कस्बा है, तहसील है मतलब, और कहां की है आपकी, ये सुहागपुर जो है शहडोल जिले की तहसील है, और यहां पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है। अगर कोयले की बात आती है तो सुहागपुर, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, ये वो जिले हैं या वो क्षेत्र है जहां पर आपका कोयला निकलता है। मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जो है आपको कोयला निकलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में क्या निकलता है, कोयला निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जिलों के नाम आपको बताए हैं, सीधी, सिंगरौली और शहडोल और अनूपपुर। ठीक है, ये 4 जिलों के नाम याद रखने हैं आपको, जो कोयला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इनमें से सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है आपका, तो सुहागपुर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे लंबा नदी पुल, ये आपका इंपोर्टेंट है और काफी जो है कंफ्यूजिंग भी है। क्यों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम लिखा है सिंध नदी का पुल है आपका, जो कि अमोला पे स्थित है, सिंध नदी पे बना हुआ है। आप सभी लोगों ने शायद देखा ही होगा, सिंध नदी पे बना है आपका अमोला पुल जो है। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है वर्तमान समय में। लेकिन अगर अपन इससे बनने से पहले की बात करें तो आपका तवा नदी पुल आता है। आपका नाम कौन सा आता है, तवा नदी पुल। ठीक है, जो कि तवा नदी पे बना हुआ है आपका होशंगाबाद जिले में। कौन सी नदी पे बना है आपका, तवा नदी पर होशंगाबाद जिले में, जिसकी लंबाई जो है आपकी लगभग 1352 मीटर के करीब है कुछ आपकी। जबकि ये सिंध नदी पुल की आपकी इसकी 1.5 किलोमीटर के करीब है आपकी, मतलब 100-200 मीटर का अंतर है दोनों में। लेकिन जो पुरानी किताबें हैं उनमें अभी भी तवा नदी पुल का ही नाम लिखा हुआ है सबसे लंबे नदी पुल में। बट अगर अपन अभी की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो वहां पे सिंध नदी का पुल जो है आपका सबसे लंबा नदी पुल है, जो कि आपका बना हुआ है सिंध नदी पर शिवपुरी और झांसी के मध्य में आपका स्थित है सिंध नदी पुल। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल। नदी पुल होता क्या है आपका, नदी के ऊपर जो बनाया जाता है नदी क्रॉस करने के लिए, वो आपका पुल कहलाता है नदी पुल। और ये जो है आपका सिंध नदी पुल है सबसे लंबा नदी पुल। नेक्स्ट देखते हैं हम, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब ये भी आपका नया फैक्ट लेके आया हूं मैं इसमें आपका।
मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। सो अगर अपन बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुटी जलप्रपात, है ना, ये नाम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, बहुटी जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, झरना, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई से, पहाड़ों की ऊंचाई से पानी गिरता है, तो मैंने बहुटी का नाम लिखा है। लेकिन अगर आप कई किताबों में देखोगे, जो पुरानी किताबें, उनमें चचाई का नाम लिखा होगा। चचाई जलप्रपात है आपका, जो कि रीवा जिले के अंदर पड़ता है ना। और ये जो बहुटी है, ये भी आपका रीवा जिले के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। सो अब मैं आपको इसको समझा दूं थोड़ा। जो चचाई जलप्रपात है आपका, वो 130 मीटर का है। इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 130 मीटर है आपकी चचाई जलप्रपात की, ठीक है, 130 मीटर। और जो है आपका बहुटी जलप्रपात है जो आपका, वो 142 मीटर का है। कितना है आपका, 142 मीटर। तो अभी ये हुआ है आपका, अभी कुछ टाइम पहले ये न्यूज आई थी कि बहुटी जलप्रपात जो है अब वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। और जो है इसकी कुल ऊंचाई 142 मीटर है बहुटी जलप्रपात की, ठीक है। और चचाई जलप्रपात की केवल 130 मीटर है। तो अगर आप किसी पुरानी किताब में देखोगे तो वहां पर चचाई का ही नाम आएगा, और बहुटी अब जो है नए जलप्रपात में आपका बहुटी जलप्रपात का नाम है 142 मीटर में, है ना। तो हो सकता है जो अब एग्जाम होंगे उनमें बहुटी को सही माना जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी आप कोई नई किताब अगर आती है तो उसमें क्या नाम दिया जाता है उसको आप देखें, है ना। कोई अच्छी पब्लिकेशन की बुक आती है तो उसमें क्या नाम दिया जाता है वो आप देखें। क्योंकि मैंने तो यहाँ पे फैक्ट नेट से निकाल करके, और पूरा मेरे पास में कटिंग भी है न्यूज़पेपर की, जिसमें बकायदा लिखा हुआ है कि अब वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई को हरा करके बहुटी जलप्रपात बन गया है आपका 142 मीटर के साथ में। एक और जलप्रपात का नाम मैं आपको बताता हूँ, क्योटी जलप्रपात, ठीक है। ये भी एक जलप्रपात है, क्योटी जलप्रपात। क्योटी जलप्रपात भी आपका जो है बीहड़ नदी पर ही स्थित है और चचाई के समीप में ही स्थित है। और ये जलप्रपात भी आपका, इसकी ऊंचाई भी 130 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 130 मीटर क्योटी जलप्रपात की। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए। क्योटी, चचाई, बहुटी, ये तीनों ही जलप्रपात में समानता क्या है, ये तीनों जलप्रपात बीहड़ नदी पे बनी है। नदी का नाम आप याद रख लो, कई बार नदी का नाम आ जाता है। किस नदी पे बनी है, ये आपका बीहड़ नदी, ठीक है। ये पहली समानता है इनमें। और तीनों ही जलप्रपात रीवा जिले के अंदर आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीनों जलप्रपात किस जिले के अंतर्गत आते हैं, रीवा जिले के अंतर्गत आते हैं। तो आप तीनों के नाम लिख के और तीनों की ऊंचाई लिख लो। चचाई 130 मीटर, बहुटी 142 मीटर और क्योटी 130 मीटर। और इनमें तीनों में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो वर्तमान समय में बहुटी जलप्रपात है, जो कि रीवा जिले के अंतर्गत आता है और बीहड़ नदी पर बना हुआ है आपका। तो ये मुझे लगता है आपको ये फैक्ट क्लियर हुआ होगा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूँ कि आप कोई जब भी एग्जाम होता है उससे पहले अगर कोई बुक लेते हैं आप, तो उसमें जरूर देखें, इसमें चेक करें कि नई पब्लिकेशन में नया नाम क्या आया है उसका, उसके हिसाब से आप जो है उसको आंसर को लगाएं। मैंने तीनों की ऊंचाई आपको बता दी है इसमें। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। सो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये मैं कई बार बता भी चुका हूं। धूपगढ़ की चोटी है आपकी, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। अब आपको यहाँ पे 2-3 फैक्ट याद में रखने हैं। पर्वत का नाम कौन सा है, महादेव, ठीक है। और चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़। धूपगढ़ की चोटी महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है, ये अभी आपको ध्यान में रखना है। इसमें ऊंचाई से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कुल ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर, ठीक है। किस पर्वत पर स्थित है, महादेव पर्वत पर स्थित है, ठीक है। चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़ की चोटी है। अगर जगह आती है कि किस जगह पे स्थित है, तो जगह का नाम है पचमढ़ी। कहां पे स्थित है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था आपका कहां पे स्थित है। ये आपका पचमढ़ी पे स्थित है धूपगढ़ की चोटी, जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। बाकी ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अब अगर अपन अलग अलग क्षेत्रों की बात करें कि मालवा की ऊंची चोटी क्या है, आपका बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है, विंध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वो पे अलग अलग चोटियां हैं।
जिनको अपन मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाग जब हम पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन हम जब पढ़ेंगे, जहां पर मैं आपको मध्य प्रदेश के सारे भौगोलिक विभाजन समझाऊंगा, मालवा, बिंद, बुंदेलखंड, निमाड़, वहां पे मैं ये सारे फैक्ट आपको क्लियर करूंगा। अभी आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी। 1350 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, जो कि पचमढ़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है, और महादेव पर्वत पर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान, यहाँ पे कम आगे आधा लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान। ये ऊंचा स्थान है आपका और ये निचला स्थान है ना, नीचा स्थान या निचला स्थान आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। सो मध्य प्रदेश का सबसे नीचाई वाला या निचला स्थान कौन सा है आपका, तो वो है आपका नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी जो है मध्य प्रदेश की सबसे निचले स्थानों में शामिल है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो धूपगढ़ की चोटी, ये आपको याद रखना है। और सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो नर्मदा सोन घाटी जो है आपका मध्य प्रदेश की सबसे निचली स्थान है। अब दोनों वैसी समझ में आई, चोटी होती है वो ऊंचाई पे होती है, ऊंची होती है, और घाटी गहराई में होती है, नाली नुमा होती है, जैसे नाली खोद के बनाई जाती है उसी तरीके से घाटी होती है आपकी। तो नर्मदा सोन घाटी आपकी नाली नुमा है, जो कि आपकी मध्य प्रदेश की सबसे निचले स्थानों में शामिल है, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश की सबसे निचले स्थानों में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, इसमें नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान, ठीक है। अब इसमें भी आप लोगों को डाउट हो सकता है, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान, लेकिन किताबों में शिवपुरी ही लिखा हुआ है, और एक समय में शिवपुरी वास्तव में बहुत ठंडा स्थान था आपका, ठीक है। अब हालांकि अब तो टेम्परेचर 42-43 तक जाने लगा है, 45 तक, लेकिन एक समय में शिवपुरी जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जानी जाती थी, सिंधिया स्टेट की ग्रीष्मकालीन राजधानी, या इसको मिनी शिमला के नाम से भी जानते थे आपका। तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना जाता है, शिवपुरी माना जाता है। किताबों में यही लिखा हुआ है, और अगर पेपर में भी आता है तो इसका आंसर भी यही सही माना है। एक दो जगह इसकी क्वेश्चन आया भी है ये वाला आपका, कि मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, क्योंकि मैंने जो पुरानी ओटी की बुक है उनमें इसका आंसर देखा है, तो उसमें शिवपुरी को ही सही माना है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है, ठीक है। तो आपको भी ये ध्यान याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो पचमढ़ी है। ये एक और फैक्ट है आपका पचमढ़ी से संबंधित। मध्य प्रदेश का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है आपका, पचमढ़ी है, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भिंड है। भिंड जो है आपका मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। भिंड जिला जो है वो कम के लिए ही फेमस है, हर चीज कम कम है यहाँ पे, सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है। और आपका एक और मैंने बताया था, आपका सबसे कम जनसंख्या वाली तहसील भी भिंड में ही है। आदिवासी लोगों का जो निवास है वो भी सबसे कम कहाँ पे है, भिंड में ही है। तो भिंड जो है आपका कम कम के लिए फेमस है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ज्यादातर जो कम कम चीजें हैं वो कहाँ पे है, आपका भिंड जिले में है ना। तो आपको एक पूरा आप लिस्ट बना करके भिंड में ये चीजें कम है, ऐसे आप उसको याद कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। सो ये फैक्ट आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको इसमें, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद, ये भी आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है, ताजुल मस्जिद है आपकी, ताज उल मस्जिद, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की ही नहीं, इसको एशिया की भी सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है, ताजुल मस्जिद को, ठीक है। लेकिन इसमें विवाद है आपका, एशिया की भी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है ताजुल मस्जिद, और जो ये भोपाल में स्थित है ताजुल मस्जिद। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है आपकी, ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, भोपाल में सबसे बड़ी मस्जिद भी स्थित है और सबसे छोटी मस्जिद भी भोपाल में ही स्थित है। ये दोनों जो है आपके भोपाल में ही स्थित है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
मैं जब भोपाल जिला आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे फैक्ट बताऊंगा, वहां पर मैं इनके संबंध में भी आपको, इन फैक्ट्स के संबंध में भी आपको क्लियर करूंगा, सारी चीजें इसके संबंध में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो अभी आपको फिलहाल याद में रखना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कहां पे है, आपकी ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा, सो मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा कहां पे स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है आपका महाराज, यहाँ पे जो हवाई अड्डा स्थित है आपका सैनिक हवाई अड्डा है, और ये मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैंने आपको हवाई अड्डे से संबंधित या एयरपोर्ट से संबंधित कुछ फैक्ट पहले भी बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपके एमपी में दो हैं, इंदौर और आपका भोपाल का, और जो मिलिट्री एयरपोर्ट है या सैनिक हवाई अड्डा है वो कौन सा है, आपका ग्वालियर का है सैनिक हवाई अड्डा जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और टोटल एयरपोर्ट कितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर, 5 एयरपोर्ट हैं, भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है और खजुराहो में है। ये 5 जगह पर आपका एयरपोर्ट स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने फैक्ट बताए हैं आपको, इन फैक्ट को आप नोट कर लो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको करना है करो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, ये आप लोगों को शायद पता भी होगा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। इसकी 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने जो लंबाई लिखी है मध्य प्रदेश के अंदर लिखी है, अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो वो 13-12 किलोमीटर है, 13-12 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसकी कुल लंबाई है, जिसमें से ये 1077 जो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर बहती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों में आपका नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, और इनमें सबसे ज्यादा कहां बहती है, आपकी मध्य प्रदेश के अंदर बहती है। नर्मदा नदी से संबंधित बहुत फैक्ट हैं आपके, मध्य प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण नदी है, और इसको मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बोला जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था, लाइफ लाइन बोला जाता है, मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसकी लाइफ लाइन बोला जाता है नर्मदा नदी को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन पूरा नदी का ये चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मैं इसको डिटेल से बताऊंगा मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में, वहां मैं इसको समझाऊंगा आपको नर्मदा नदी को। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन वृक्ष पाए जाते हैं। ये शायद मैंने कल आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वन वृक्ष पाए जाते हैं वो किसके पाए जाते हैं, सागौन के पाए जाते हैं, यानी सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक पॉइंट बताया था कि सबसे ज्यादा वन आच्छादित जो राज्य है भारत का वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है, यानी कि सबसे ज्यादा वन कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और उन वनों में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन सा पाया जाता है, तो सागौन का पाया जाता है आपका। ठीक है, सागौन का वृक्ष जो इमारती लकड़ी बनाने के लिए उपयोग में आता है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कुपोषित जिला, कुपोषित जिले की अगर बात आती है, मध्य प्रदेश में सबसे कुपोषित जिला कौन सा है, तो वो श्योपुर है आपका। श्योपुर जिला जो है मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कुपोषित जिला है आपका, और सबसे कम कौन सा है, भोपाल है। ठीक है, ये भी आप लिख लेना कि सबसे ज्यादा है आपका श्योपुर और सबसे कम है आपका भोपाल। भोपाल जिला जो है सबसे कम कुपोषित जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा आपका श्योपुर जिला है कुपोषण की दृष्टि से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचाई वाला जिला, सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो डिंडोरी है आपका। डिंडोरी में सबसे कम सिंचाई होती है आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। और सबसे गर्म स्थान, सबसे ठंडा स्थान मैंने बताया था शिवपुरी, और सबसे गर्म स्थान कौन सा है आपका मध्य प्रदेश का, गंज बासौदा है, जो विदिशा जिले के अंतर्गत आता है आपका गंज बासौदा। ये मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने फैक्ट बताए हैं आपको, मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट है, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लें और इसको आप
या तो नोट किया हो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, है ना। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा, ये काफी इंपोर्टेंट है आपका, क्योंकि ये मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। सो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा कहाँ पे है आपकी, इंदौर में है, और उसका नाम है बड़ा गणपति। बड़ा गणपति के नाम से ये है आपका मंदिर, काफी फेमस है और इंदौर में बहुत फेमस है ये मंदिर, और सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा है मध्य प्रदेश की, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे मोटी कोयला परत कहाँ पे स्थित है आपकी, सिंगरौली में है, ठीक है। सिंगरौली में सबसे मोटी कोयला परत स्थित है। मैंने सिंगरौली बताया था आपको, मैंने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश में जो है सिंगरौली, सीधी, शहडोल और अनूपपुर, ये वो जिले हैं जहां पर कोयला निकलता है। तो सबसे मोटी परत जो है कोयले की वो सिंगरौली में पाई जाती है। सबसे उच्च गुणवत्ता का जो कोयला है वो सोहागपुर में पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा भौतिक विभाग, भौतिक विभाग का मतलब होता है जो है आपका सबसे बड़ा भूखंड कौन सा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मालवा का पठार है आपका, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, मालवा का पठार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। कई सारे पठार हैं मध्य प्रदेश के अंदर, टोटल 7 हैं आपके, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बिंद पठार है आपका, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है आपका, तो मालवा का पठार है आपका सबसे बड़ा, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग, ये भी इंपोर्टेंट है आपका, मैंने गणेश प्रतिमा बताई थी, इंदौर में है, और शिवलिंग कहाँ पे आपका, भोजपुर में है, और भोजपुर कहाँ पे आता है आपका, भोपाल जिले के निकट है आपका, रायसेन जिले में आता है ये भोजपुर आपका जो है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है, जिसको राजा भोज ने स्थापित करवाया था, जिन्होंने भोजपुर शहर को बसाया था, और उन्हीं के नाम पर जो है भोपाल का नाम पड़ा है, राजा भोज के नाम पर ही जो है आपका भोपाल का नाम पड़ा है, ठीक है। और उन्हीं ने इस मंदिर की स्थापना की थी, और सबसे बड़ा शिवलिंग है ये आपका मध्य प्रदेश में भोजपुर में, ये आपको ध्यान रखना है, भोपाल के समीप। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिनेमा घर वाला जिला, ये भी इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा सिनेमा घर कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा सिनेमा घर स्थित है आपके इंदौर जिले में। कहाँ पे स्थित है, इंदौर जिले में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सिनेमा घर स्थित है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ फैक्ट बताए हैं, थोड़े बहुत फैक्ट और हैं वो है, देखते हैं अपन। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया हो तो, है ना, कुछ पॉइंट हो तो उसको नोट कर लो आप जल्दी से। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला, तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है आपका, सही उत्पादक क्षेत्र की बात चल रही है यहाँ पे, जिला नहीं है क्षेत्र है आपका, तो मालवा है आपका। मालवा जो है, मालवा में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। और अगर जिले की बात आती है कि मान लो प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो वो होशंगाबाद है आपका। होशंगाबाद में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जब मैं आपको मध्य प्रदेश में कृषि करके जो चैप्टर है उसको मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं इसको बताऊंगा। तो होशंगाबाद जो जिला है आपका, वो वहां पर प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर क्षेत्र लिखा है ना, और क्षेत्र में कौन सा है आपका, मालवा, ठीक है। तो मालवा में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार वाला अखबार कौन सा है, दैनिक भास्कर है। यानी कि सबसे ज्यादा जिस अखबार की मांग है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा जो अखबार बिकता है वो कौन सा है आपका, दैनिक भास्कर है। सबसे पहला अखबार मैंने बताया था ग्वालियर अखबार था आपका, और सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार कौन सा है आपका, दैनिक भास्कर है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रसारित होता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, बहुत इंपोर्टेंट है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये आगरा बॉम्बे है आपका, NH3 बोला जाता है, नेशनल हाईवे 3, ठीक है। आगरा टू बॉम्बे है ये आपका, ये आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है आपका। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, अब यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कई सारी बुक में है आपका NH76,
ये नाम लिखा होगा आपका NH76, ठीक है, जो कि अपनी शिवपुरी से होकर के गुजरता है। 27 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, जो मध्य प्रदेश में है। ऐसा नहीं टोटल 27 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में जो है वो 27 किलोमीटर है, ठीक है। NH76, ये सारी किताबों में, जो पुरानी जितनी भी किताबें उनमें सब में यही लिखा हुआ है, आपका NH76 का नाम लिखा हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में एक नया राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरा है, आपका नेशनल हाईवे, जो कि केवल 9 किलोमीटर का है। वो कौन सा है आपका NH339B। ये मध्य प्रदेश से होकर के गुजरा है, मध्य प्रदेश के छतरपुर से होकर के गुजरा है, और इसकी कुल लंबाई मध्य प्रदेश के अंदर कितनी है, मात्र 9 किलोमीटर है। और NH76 की कितनी है मध्य प्रदेश के अंदर, 27 किलोमीटर है। तो आप वैसे ही अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें आपका। तो सबसे छोटा कौन सा है आपका NH339B। इट इज द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे इनटू MP, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे आपका MP के अंदर NH339B है, जो कि छतरपुर के बमीठा एक जगह है, वहां से आपका गुजरा है। केवल 9 किलोमीटर का एरिया जो है इसका मध्य प्रदेश में से निकला है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वर्तमान समय में, ठीक है। लेकिन अगर आप पुरानी किताबों को देखोगे तो वहां पे NH76 का ही नाम आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर। अब सबसे बड़ा नगर, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या के हिसाब से अगर अपन देख लें तो कौन सा है आपका, इंदौर है। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर भी आपका इंदौर है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताए सारे, है ना। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो और इनको नोट कर लो, आप जो भी मैंने पॉइंट आपको समझाए हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इनसे संबंधित मेरे से पूछ भी सकते हो। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा इसके संबंध में, वहां आप मेरे को बता देना। और मैं टेस्ट के संबंध में भी बताऊंगा, तो कोई लेफ्ट मत करना। आप मेरी बात सुन करके पूरी तभी लेफ्ट करना, है ना। बीच में कोई मत छोड़ना, क्योंकि मैं टेस्ट के संबंध में भी वहां पर बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, और जिसने माइक चालू किया है वो माइक ऑफ कर देगा। हाँ पूछिए सर। NH3 की लंबाई कितनी है? NH3 आपका 1300 कुछ है आपका किलोमीटर में। और मध्य प्रदेश से कितनी है, अपन जब परिवहन को पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के परिवहन, वहां पे मैं आपको पूरी इसकी डिटेल बताऊंगा, है ना। कहाँ कहाँ से कौन कौन से जिले हैं इस पे स्थित हैं, और टोटल लेंथ कितनी है, सब चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा जब मध्य प्रदेश के परिवहन में पढ़ाऊंगा। बाकी जहां तक है 1300 किलोमीटर की इसकी कुछ लंबाई है मध्य प्रदेश में आपकी, और मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। बट आई एम नॉट कंफर्म्ड कि 1300 ही है, बट है इतनी है आपकी, कुछ इसी तरह की है ना। ओके। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र, तो कहां पे है आपका सौर ऊर्जा केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, इटारसी में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र इटारसी में स्थित है, ये इंपोर्टेंट है आपका। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला IAS कौन है आपकी, तो ये सरला ग्रेवाल है। सरला ग्रेवाल जो है पहली महिला IAS है मध्य प्रदेश की, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। और ये ऐसा फैक्ट है जो कई बार रिपीट हुआ है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है ये आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत कहां पे स्थित है आपकी, भोपाल में स्थित है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत है आपकी कहां पे स्थित है, भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां पे है, इटारसी में है, ठीक है। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, जहां पर आपकी रेल क्रॉस करती हैं, ये आपका इटारसी में है। आपको याद रखना है, इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ये रेलवे जंक्शन की बात की। अगर रेलवे जोन की बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो जबलपुर है आपका। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जोन जबलपुर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जब मध्य प्रदेश का परिवहन बताऊंगा, वहां पे मैं आपको रेलवे जोन कितने हैं ये भी आपको बताऊंगा, टोटल जोन कितने हैं मध्य प्रदेश में, रेलवे जोन कितने हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। यदि किसी को कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो इसमें, है ना। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप जो है पूछ सकते हो मेरे से। पूछना है क्या किसी को कुछ इसमें? सर NH7 भी तो है सबसे बड़ा, आई थिंक। NH
3 है आपका 7 आगरा बॉम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना। NH7 नहीं है। हाँ, क्योंकि सभी बुक में NH3 ही है आपका। वर्तमान समय में आगरा बॉम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा राजमार्ग है मध्य प्रदेश का, ठीक है। ठीक और मैं ठीक। कंफर्म करके आपको कल इसकी लेंथ भी बता दूंगा टोटल कितनी है, और NH7 की भी बता दूंगा, दोनों बता दूंगा। सर भारत का होगा। सर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, वो छूट गया था। जबलपुर है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जोन जबलपुर है। अच्छा, अब मेरी बात सुने आप। मैं जो है इसका टेस्ट लूंगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो लोग जुड़े हुए थे मेरे से तब मैंने बताया था, इसका मैं टेस्ट लूंगा। कब लूंगा इसका टेस्ट? मैं इसका टेस्ट संडे के दिन लूंगा, क्योंकि ये चैप्टर मैं सोचा हूं खत्म कर दे। अगर आज आप लोग कहते हैं तो मैं आज भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि 4-5 स्लाइड और बची हैं, सिर्फ 5 स्लाइड की कई बची हैं। अगर आप कहोगे तो आज खत्म कर देंगे, नहीं तो कल खत्म हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इसका टेस्ट मैं संडे को लूंगा, और कैसे लूंगा मैं टेस्ट वो आपको बता दूंगा, किस तरीके से मैं इसका टेस्ट लूंगा। लेकिन मैं संडे के दिन इसका जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है वो मैं जो है आपको इसका टेस्ट लेकर के देखूंगा इसका, है ना। तो आप लोग इसकी तैयारी करें। जिनका अगर कोई लेक्चर छूट गया हो वो आप मेरे से उसकी वीडियो ले सकते हैं। इन 7 दिनों में मेरे पास हर लेक्चर की वीडियो मौजूद है। अगर किसी का लेक्चर कोई छूट गया है तो आप पर्सनली मेरे को कमेंट करके व्हाट्सएप पर और मेरे से वीडियो मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जो है कर लेना, जिसका जो भी लेक्चर छूट गया वो मैं उसको भेज दूंगा, है ना। हमारे पास केवल सेकंड लेक्चर की वीडियो नहीं है, बाकी सभी लेक्चर की वीडियो है। सेकंड लेक्चर की मैं आपको इमेजेस प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो नहीं है तो मैं इमेजेस प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अपने सारे लेक्चर्स की वीडियो हो जाएंगी आपके पास में। आपके पास में अभी टाइम भी है, 3-4 दिन का टाइम है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। और मैं संडे को जो है आपका टेस्ट लूंगा इसका, आप ध्यान में रखना बिल्कुल।